अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो था मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करके हम इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप सही से समझे, क्योंकि आपको जब इंजीनियरिंग में और क्या फिज़िक्स में ये आपके बहुत काम आएगा। मतलब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं फिज़िक्स में और इस तरह इंजीनियरिंग में भी। तो इसके जो एप्लीकेशंस है फिज़िक्स में या इंजीनियरिंग में, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। हीट फ्लो के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में, कि हम इससे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स, हीट फ्लो के प्रॉब्लम, ग्रेविटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इससे इसमें कुछ इक्वेशंस होते हैं, मतलब हम इसको, अगर हमारे पास स्ट्रिंग प्रॉब्लम है तो उसको हम किस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक हीट फ्लो का प्रॉब्लम है तो उसको हम कौन सी इक्वेशन यूज करके उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन तरह के इक्वेशन आते हैं। ठीक है। तो वो तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सा होता है? सबसे पहले इसमें होता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन उसको बोलते हैं। ठीक है। और उसको हम किस तरह लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या होता है? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। ठीक है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम किस तरह लिखते हैं? ये इसका जनरल फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का, जिसको हम लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है। सी स्क्वायर यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है। वेयर यू इज द डिस्प्लेसमेंट, कि स्ट्रिंग में आपने कितने डिस्प्लेसमेंट लेकर आए हैं। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। टी यहाँ पे क्या है? टाइम है। ठीक है। फॉर द डिस्टेंस एक्स। ठीक है। जो डिस्टेंस एक्स होगा उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम क्या होगा? टी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो यू है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है। टी उस टाइम को शो कर रहा है जो डिस्टेंस एक्स के लिए है। ठीक है। तो जो वन डायमेंशनल इक्वेशन है वो क्या है? पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है। यहाँ पे यू जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, टी यहाँ पे टाइम है, और एक्स यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है। फिर दूसरा इसमें हम करते हैं हीट इक्वेशन। ठीक है। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है? हीट इक्वेशन। तो हीट इक्वेशन को हम किस तरह लिखते हैं? हीट इक्वेशन को हम लिखते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि ये हीट इक्वेशन है। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है? सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव है पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। दोनों इक्वेशन सेम ही है। ठीक है। वेव का इक्वेशन जो है और हीट का इक्वेशन जो है ये सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है यू का और यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहा होगा और यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने सिंगल डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे आपने डबल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। तो हीट का इक्वेशन ये होता है। ठीक है। यहाँ पे जो यू है, यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यू यहाँ पे टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो यू होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर होगा एट अ टाइम टी। ठीक है। यहाँ पे जो यू है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है टाइम टी पे। टाइम टी पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? यू होगा। ठीक है। एंड एक्स यहाँ पे क्या है? एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर।
तो x यहाँ पे क्या है, x जो है वो डिस्टेंस है, एक एंड से दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, x, ठीक है। तो हीट इक्वेशन आपको मैं फिर से बताता हूँ कि हीट इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं। हीट इक्वेशन को हम लिखते हैं पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, टाइम टी पे, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन होता है, अच्छा यहाँ पे ये हीट इक्वेशन जो है इसको हम डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाज़ जगहों पे इसको लिखा होता है डिफ्यूजन इक्वेशन, तो हीट इक्वेशन को आप डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड इक्वेशन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन आता है वो कौन सा इक्वेशन है, वो है लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो हम लैप्लास इक्वेशन को किस तरह लिखते हैं, लैप्लास इक्वेशन को हम लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो लैप्लास इक्वेशन है वो क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो लैप्लास इक्वेशन है उसको हम किस तरह लिखते हैं, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैप्लास इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम फर्दर जो है इसको सॉल्व करेंगे और हम इस हर इक्वेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इससे हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हम इसका डिराइवेशन किस तरह करेंगे, मतलब वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके जस्ट समरी इसकी हो गई कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से इक्वेशन आते हैं। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जिसको हम इस तरह लिखते हैं, सेकंड हीट इक्वेशन जिसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें फर्दर जब जाएंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिटेल से पढ़ेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा इससे रिलेटेड, वो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी आपको मैंने बताया कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे u क्या है, u यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, u यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो सी स्क्वायर है, आपको मैंने कहा था कि सी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सी स्क्वायर यहाँ पे इक्वल होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्या है, टी जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग का। आपके पास जब स्ट्रिंग के वेव कहाँ पे आते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं ना, वेव की हम जब बात करते हैं तो वेव के जो इक्वेशन है वो कहाँ पे आएंगे, स्ट्रिंग में आएंगे। तो आपको जहाँ पे भी स्ट्रिंग के इक्वेशन नजर आ जाए या स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको आप वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो u है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। जो सी स्क्वायर है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, टी बाई एम, ठीक है। टी यहाँ पे क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एम यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रिंग लिया है, ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से एक लेंथ को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम में इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो L है।
अगर मैं इस लेंथ को कंसिडर कर लूँ जो यहाँ पे मैंने लिखाई है, दो लाइंस जो मैंने ड्रा किया, ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को कंसिडर कर लूँ तो यहाँ पे जो मास होगा वो मास क्या होगा, m होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये m ये क्या है, ये मास है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो m यहाँ पे मास होगा पर यूनिट लेंथ के लिए, कि आप जितना लेंथ ले रहे हैं वहाँ पे जो मास होगा वो क्या होगा, m होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये डिवीजन में आता है। जो चीज़ डिवीजन में आती है तो आप क्या बोलते हैं कि ये पर यूनिट इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और t यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो यहाँ पे जो है सी स्क्वायर होता है, उस सी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, t/m, ठीक है, और जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस इसके होते हैं। तो उस कंडीशंस को हम पढ़ते हैं। तो आपको ये अब तक समझ आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बात की है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, सी स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट हम किसके इक्वल लिखते हैं, t/m, ठीक है। t यहाँ पे क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, के पर यूनिट लेंथ पे कितना मास होगा वो m होगा, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। अच्छा, फिर इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले इसके होते हैं बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन इसके क्या है, इसके जो बाउंड्री कंडीशंस है वो है u इज अ फंक्शन ऑफ 0, t इज इक्वल टू u इज अ फंक्शन ऑफ l, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि u इज अ फंक्शन ऑफ 0 हम जब 0t जब हम लेंगे और u इज अ फंक्शन ऑफ lt जब हम लेंगे, तो यहाँ पे जो u होगा दोनों का u जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या है इस बाउंड्री कंडीशंस का। फॉर एग्जांपल, हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में या वेव इक्वेशन में हम किस चीज़ की बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो वेव्स होते हैं वो स्ट्रिंग में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। या आप कोई दूसरा वो ले लें, क्या कहते हैं, वायर ले लें, ठीक है। तो वायर की जो प्रॉब्लम्स है या स्ट्रिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है, L है, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया या एक वायर लिया हमने जिसका लेंथ L है, ठीक है। उस स्ट्रिंग को हमने दोनों साइड से फिक्स कर दिया, ठीक है। मतलब आप एक स्ट्रिंग को ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को जाके किसी दोनों साइड से उसके जो दोनों कॉर्नर्स है, दोनों कॉर्नर्स से उसको जाके किसी जगह पे फिक्स कर ले, ठीक है। मतलब उस स्ट्रिंग का एक साइड जो है वो किसी दूसरी जगह से अटैच कर ले, ठीक है, और स्ट्रिंग का जो अदर साइड है उसको भी किसी दूसरी जगह के साथ अटैच कर ले, ठीक है। मतलब आप स्ट्रिंग को जो है वो फिक्स कर ले दोनों साइड से, दोनों कॉर्नर जो है उसके, दोनों साइड जो है उसके, उसको फिक्स कर ले, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग को लिया जिसका लेंथ L है, ठीक है, और उसके दोनों साइड्स को हमने किसी जगह से बांध दिया, ठीक है। हमने एक साइड को नहीं, दोनों साइड को हमने किसी जगह से बांधना है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको बांधेंगे तो ये इस तरह के फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे x को 0 कर लें, ये अलोंग x एक्सिस है, ठीक है, तो हम अलोंग x एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को देखें x को, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा स्ट्रिंग का वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा या जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू L, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू L होगा, क्योंकि यहाँ पे आके स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, L है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे डिस्टेंस x इज इक्वल टू L होगा, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं कि u इज अ फंक्शन ऑफ 0t इज इक्वल टू u इज अ फंक्शन ऑफ lt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगर आप x को L पुट कर ले तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो 0 होगी। मतलब ये है कि स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होगा 0 पे और L पे वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
यहाँ पे यू क्या शो कर रहा है, यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मतलब जो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे दोनों साइड से जो है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है, दोनों कॉर्नर से। अब आप जब इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे ऊपर इस तरह खींचते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग को यहाँ से इस साइड, यहाँ से आप पकड़ के इसको यहाँ से इस तरह खींचे, ठीक है। जब आप इसको इस तरह खींचेंगे और वापस छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। जब वाइब्रेशन क्रिएट होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, ऑसिलेशन के फॉर्म में होंगे, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रिंग को यहाँ से स्ट्रेच कर लें और फिर उसको वापस जोड़ दें तो इसमें इस तरह की वाइब्रेशंस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जिस जगह से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स की क्या होगी, या इसमें यहाँ पे वाइब्रेशन क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। वाइब्रेशन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे तो ये फिक्स्ड है अगेन, तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो x इज इक्वल टू एल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो इसकी वाइब्रेशन क्या होगी, यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन फिर से 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वाइब्रेशन की डिस्प्लेसमेंट, या वाइब्रेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी u, यहाँ पे भी 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x को 0 पुट कर ले, या अगर हम x को L पुट कर ले तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी U वो दोनों के लिए 0 होगी, ठीक है। इस कॉर्नर पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, इस कॉर्नर पे जो है डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 होगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी इस साइड पे वो भी 0 होगी, और इस जगह पे भी जो वाइब्रेशन होगी वो भी 0 होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि इस बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है, कि अगर हम x को 0 पुट कर ले तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 की इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम x को L पुट कर ले तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 की इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि u यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम x को 0 पुट कर ले तो वाइब्रेशन फिर भी 0 होगी, ठीक है। अगर हम x को L पुट कर ले तो वहाँ पे भी जो वाइब्रेशन होगी वो भी 0 की इक्वल होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है। आपको मैं फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने एक स्ट्रिंग को लिया था, ठीक है, जिसका लेंथ L था, ठीक है। इसके दोनों साइड्स को हमने फिक्स कर दिया था किसी जगह पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मतलब हमने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये अलोंग एक्स एक्सेस पे है, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सेस पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, L होगी, क्योंकि टोटल लेंथ L है इसका स्ट्रिंग का। अगर मैं इसको खींचता हूँ तो मैं जब इसको खींचूंगा तो इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, तो इस जगह पे x जब 0 है तो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्ट्रिंग की 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम x को 0 पुट कर लें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। टाइम जो भी हो, ठीक है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट को 0 करेंगे और यहाँ पे टाइम जो भी हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो टाइम जो भी हो जाए लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम x इज इक्वल टू L पे पहुंच जाएं तो इस कॉर्नर पे, इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी या जो वाइब्रेशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, टाइम जो भी हो, ठीक है। लेकिन जब हम x को L पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो फिर से 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे u इज अ फंक्शन ऑफ 0t इज इक्वल टू u इज अ फंक्शन ऑफ lt, जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो बाउंड्री कंडीशंस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस के बाद जो है वो इनिशियल कंडीशंस होते हैं। बाउंड्री कंडीशंस के बाद कौन से कंडीशंस होते हैं, बाउंड्री कंडीशंस के बाद हम इनिशियल कंडीशंस के बात करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशंस इसके क्या है, इनिशियल कंडीशन इसके है u इज अ फंक्शन ऑफ x0 इज इक्वल टू fx एंड पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन इसके क्या है, इनिशियल कंडीशन ये है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम t को 0 पुट कर ले, मगर हम इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 होगा तो u जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो f ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
पार्शियल यू बाय पार्शियल टी जो है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा जब हम टी को 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या है आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि u इज अ फंक्शन ऑफ x0 इज इक्वल टू f ऑफ x का मतलब क्या है कि अगर हम टाइम को 0 पुट कर लें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसकी इक्वल होगा, f ऑफ x की इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ उसी स्ट्रिंग के एग्जांपल से, ठीक है। वही स्ट्रिंग हम दोबारा लेते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं दोनों कॉर्नर से। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू l लेते हैं, ठीक है। इसका जो टोटल लेंथ है वो क्या होगा, l होगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रिंग को यहाँ से खींचते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्ट्रिंग को इस जगह से मैं खींच रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे खींचूंगा तो यहाँ पे इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप जब टाइम को 0 करते हैं या आप जब टाइम टी को 0 पुट करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एफ ऑफ एक्स की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन आई है, जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मेन पोजीशन है स्ट्रिंग का, ठीक है। आप मेन पोजीशन से इसको खींच के यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि u इज अ फंक्शन ऑफ x0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कि ये जब आप इसको मेन पोजीशन से खींचते हैं तो इसमें कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे इस डायरेक्शन में, इस तरह के, ठीक है। इस फॉर्म में इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इस जगह पे जब ये पहुंचा है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वल कर लेंगे एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स के। तो इस कंडीशन का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। तो आपको बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस इसके समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि ये इसके बाउंड्री कंडीशंस हैं और ये इसके इनिशियल कंडीशन है। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन के, मतलब ये वेव इक्वेशन जो है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाउंड्री कंडीशंस थे और ये इसके इनिशियल कंडीशंस थे, ठीक है। और यहाँ पे यू डिस्प्लेसमेंट है और सी स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम इसके इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक उसकी तरफ, वो है सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन के। वेव इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फिर से वो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिख देता हूँ, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आपको याद होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का ही यूज़ करेंगे। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के टॉपिक में कहा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन क्या लिख देते हैं, सपोज द सोल्यूशन इज, अगर आपको याद हो तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में अगर हमारे पास इस तरह का कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आया है तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह निकालते थे, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम कहते थे सपोज द सोल्यूशन इज, उसको हम लिखते थे u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू x is a function of small x and capital T is a function of small t, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। या अगर आपको याद हो तो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में इस तरह का सोल्यूशन निकालते थे, ठीक है। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे थे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो हम वहाँ पे क्या करते थे कि सपोज द सोल्यूशन इज दिस, कि इसका जो सोल्यूशन है
वो ये है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू t। अगर आपको याद हो तो इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। हम इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2 को, तो वो क्या होगा, पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू x प्राइम t, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमने क्या निकाला है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, मतलब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेशन भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेशन है, ठीक है। तो अगर हम इसका डबल डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल प्राइम एन टू टी, ठीक है। यहाँ पे एक्स प्राइम का आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्राइम का यहाँ पे मतलब क्या है। एक्स प्राइम का यहाँ पे मतलब है कि फर्स्ट डिराइवेशन, ठीक है। एक्स डबल प्राइम का मतलब क्या है, सेकंड डिराइवेशन, ठीक है। और टी यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिराइवेशन ले रहे हैं, तो टी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिराइवेशन होगा तो वो होगा एक्स प्राइम, टी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, फिर हम डबल डिराइवेशन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम एन टू टी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिराइवेशन लेते हैं, इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो क्या होगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ये यहाँ पे टी प्राइम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है टी का, तो हम फिर से इसका डबल डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टी डबल प्राइम, ठीक है। तो हमने पार्शियल यू बाय पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर भी निकाल दिया और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स भी निकाल दी, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जो वेव इक्वेशन है, ठीक है। जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसमें हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट एन इक्वेशन 1, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर लें, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल टी स्क्वायर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आया है एक्स टी डबल प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर वो क्या है, ये यहाँ पे ये, तो एक्स डबल प्राइम एन टू टी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप नोट कर ले कि वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो सेम फंक्शंस होते हैं, उन दोनों सेम फंक्शंस को आपने एक साथ लिखना है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद करें कि ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दोनों फंक्शंस को, जो सेम फंक्शंस है, मतलब जो भी 2 हो या 3 हो, जितने भी फंक्शंस हो, लेकिन जो फंक्शंस सेम हो उन फंक्शंस को आपने एक साथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कौन से फंक्शन जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी डबल प्राइम के साथ क्या लिखेंगे, टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे अगर हम लिख लें एक्स टी डबल प्राइम, क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टी डबल प्राइम इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल प्राइम एन टू टी, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसको अलग अलग से लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का जो हो जाएगा एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी एन टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मैंने क्या किया, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स को एक्स के साथ लेके आया हूँ और टी को टी के साथ लेके आया हूँ, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो मैंने टी के साथ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी नोट कर लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि यहाँ पे हमेशा आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने टी के साथ लिखना है, ठीक है। टेंशन एंड स्ट्रिंग जो होगा उसके साथ आपने हमेशा कांस्टेंट को लिखना है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे
मतलब आपका क्वेश्चन ही राइज होगा ना कि हमने सी स्क्वायर को यहाँ पे क्यों लिखा है, हमने सी स्क्वायर को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ उसकी रीज़न कि यहाँ पे सी स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपने हमेशा जो सी स्क्वायर है, जो कांस्टेंट है, उसको आपने टेंशन के साथ लिखना है, टी के साथ आपने लिखना है। ये बात आप अपने साथ नोट कर लें। ठीक है, अच्छा, तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पे सी स्क्वायर जो है वो मैंने टी के साथ क्यों लिखा है। ठीक है, तो हमने एक्स को और टी को अलग अलग किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो आपने हमेशा टी के साथ ही लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर। अच्छा अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात देख लें कि मैंने लिखा है एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम फर्दर किस तरह लिखेंगे, ये बात यहाँ पे आप देख लें कि एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स जो है वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये जो दोनों फंक्शंस है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो दो वेरिएबल्स या दो फंक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के किस तरह इक्वल हो सकते हैं, तब इक्वल हो सकते हैं जब वो दोनों किसी दूसरे सेम फंक्शन के इक्वल हों। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा है ना एक्स डबल प्राइम डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइड बाय टी सी स्क्वायर, तो ये फंक्शन इस फंक्शन के कैसे इक्वल हुआ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फंक्शंस किसी दूसरे फंक्शन के इक्वल है और वो दोनों फंक्शन इसके सेम है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये दोनों फंक्शंस कब इक्वल हो सकते हैं, जब ये दोनों फंक्शंस किसी दूसरे नंबर, किसी दूसरे कांस्टेंट के इक्वल हों। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं के। ठीक है, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये कांस्टेंट के इक्वल होगा और ये भी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस, आपको पता होगा ना कि जब दो फंक्शंस या दो इक्वेशंस जो है वो किसी फंक्शन के इक्वल होते हैं और वो दोनों फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसको इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी है कि ये दोनों फंक्शंस एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर, ये दोनों फंक्शंस कब इक्वल हो सकते हैं। हमने तो लिख दिया ना एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर, हमने तो इसको इसके इक्वल कर दिया। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस तभी इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के जब ये दोनों फंक्शंस किसी दूसरे कांस्टेंट नंबर के इक्वल हों। ठीक है, तो ये दोनों जो फंक्शंस है वो अगर के इक्वल है, ये अगर के इक्वल है, ठीक है, ये अगर के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, तो दोनों फंक्शंस क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हो गए। ठीक है, ये फंक्शन के इक्वल है, ये फंक्शन भी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फंक्शंस के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डबल प्राइम डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइड बाय टी सी स्क्वायर, ये दोनों फंक्शंस तभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों फंक्शंस किसी दूसरे कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन जो है, दोनों फंक्शंस किसी कांस्टेंट के इक्वल हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शंस के कांस्टेंट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स डबल प्राइम डिवाइड बाय एक्स, ये भी के इक्वल है, टी डबल प्राइम डिवाइड बाय टी सी स्क्वायर, ये भी के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू के और टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के, हम दोनों को के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है वो क्या है, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मैंने इसको के इक्वल क्यों लिखा है, मैंने इसको के कांस्टेंट के इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये एक फंक्शन जो है इस फंक्शन का कब इक्वल होगा, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के कब इक्वल होंगे, जब ये दोनों फंक्शंस किसी दूसरे कांस्टेंट नंबर के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो कांस्टेंट नंबर क्या है, उसको मैंने कांस्टेंट के का नंबर नाम दिया। ठीक है, तो ये दोनों ये फंक्शन जब के इक्वल हो जाए और ये फंक्शन भी के इक्वल हो जाए, तो तब ही ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू के,
और टी डबल प्राइम डिवाइड बाई टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये भी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा, टी डबल प्राइम इज इक्वल टू के टी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, फिर अगर इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा टी डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ पे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, टी डबल प्राइम माइनस, यहाँ पे इसको इस साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या नाम दे दें, इक्वेशन 3, और इसको नाम दे दें इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन के, कि इन दोनों सॉल्यूशंस, ये इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो के कांस्टेंट है, इन दोनों का सॉल्यूशन जो है, इन दोनों का सॉल्यूशन इस के कांस्टेंट पे जो है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन के, कि इन दोनों का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ के पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो के और के पे सिर्फ क्यों डिपेंड करेगा, आपको पता होगा कि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों नंबर को हमने कांस्टेंट के इक्वल किया, फिर उसको हमने सॉल्व किया, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन आए। इक्वेशन नंबर 3, टी डबल प्राइम माइनस के स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 और एक्स डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ के पे डिपेंड करेंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि के यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के 3 वैल्यूज हो सकते हैं। कांस्टेंट के कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, कांस्टेंट जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट के 3 वैल्यूज हो सकते हैं। कांस्टेंट के की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम के की वैल्यू को 0 पुट कर लें, या के की वैल्यू को पॉजिटिव पुट कर लें, या के की वैल्यू को नेगेटिव पुट कर लें। ठीक है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसका वेव इक्वेशन सोल्यूशन निकालना है।